जब हम कहते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो ये एक तारीख लगती है, एक जश्न लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक ऐसी दास्तान जो खून से लिखी गई, बलिदानों से सींची गई और पीढ़ियों के आंसू, संघर्ष और जुनून से आज़ादी में ढली। ये कहानी सिर्फ नेताओं की नहीं, ये कहानी है हर उस भारतीय की जिसने गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई। किसान, मजदूर, महिला, सैनिक, विद्यार्थी और क्रांतिकारी। आज हम आपको ले चलेंगे उसी सफर पर जहां भारत ने गुलामी की जंजीरों से निकलकर आज़ादी की सुबह देखी। आइए जानते हैं वो पूरा सच जो किताबों से बाहर है और दिलों में जिंदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। जब हम कहते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो ये सुनने में एक सीधी रेखा जैसा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस सीधी रेखा के पीछे एक बहुत ही टेढ़ा, कठिन और लहूलुहान रास्ता था। भारत की आज़ादी कोई एक दिन की घटना नहीं थी, एक सदी से भी लंबे समय तक चले संघर्ष की परिणति थी। और ये सिर्फ नेताओं की नहीं, हर आम भारतीय की लड़ाई थी। किसान, मजदूर, छात्र, महिला, सैनिक, लेखक, संत, हर किसी की लड़ाई थी। पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर भारत पर कब्जा हुआ कैसे था। भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो कैसे एक व्यापारिक कंपनी के हाथों गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। ये सवाल आज भी हमारे इतिहास का सबसे गंभीर और गूढ़ अध्याय है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उसने ना तो युद्ध की बात की, न सत्ता की। वो आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे चालाकी से और धैर्यपूर्वक उसने भारत की राजनीतिक नब्ज को पहचाना और उसी को अपने हक में मोड़ दिया। दरअसल सन 1600 ईस्वी में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को इंग्लैंड की महारानी ने भारत के साथ व्यापार की अनुमति दी थी। भारत मसालों, कपड़ों, चाय और रत्नों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। शुरुआत में कंपनी ने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे बंदरगाहों पर अपने केंद्र बनाए थे, लेकिन जल्द ही कंपनी ने देखा कि भारत के राजा महाराजा आपस में बटे हुए हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। जब भी दो रियासतों के बीच झगड़ा हुआ, कंपनी एक का साथ देकर राजनीतिक लाभ लेने लगी। यह हस्तक्षेप धीरे धीरे सैनिक सहायता और फिर कर वसूली के अधिकार तक पहुंच गया। सन 1757 की प्लासी की लड़ाई भारत के इतिहास की वो काली तारीख है जब एक विदेशी कंपनी ने एक भारतीय राजा को हराया, लेकिन सीधे युद्ध से नहीं बल्कि गद्दारी से हराया। नवाब सिराजुद्दौला को उनके ही सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया और अंग्रेज वहां जीत गए। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये था भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता पर पहला बड़ा हमला। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कर वसूलने का अधिकार सौंप दिया। यानी अब कंपनी सरकार बन गई थी, लेकिन जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही थी। आर्थिक शोषण इतना बढ़ा कि किसान कर्ज और भूख से मरने लगे। 1770 का बंगाल अकाल इसी की भयानक तस्वीर है, जिसमें लाखों लोग मारे गए और कंपनी ने किसी की कोई मदद नहीं की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ शासन नहीं किया, उन्होंने भारतीय समाज की सोच को भी बदलने की कोशिश की। अंग्रेजी कानून लागू किए, भारतीय न्याय प्रणाली को तोड़ा गया। मैकाले की शिक्षा नीति के तहत एक क्लर्क तैयार करने वाली व्यवस्था बनाई गई। धीरे धीरे भारतीयों को ये महसूस करवा दिया गया कि वे अयोग्य, पिछड़े और असभ्य हैं, और ये मानसिक गुलामी का सबसे खतरनाक रूप था जो आज तक कुछ रूपों में अभी भी कायम है। उसके बाद 1858 में कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। भारत में आज़ादी की पहली आवाज़ कब उठी, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल कंपनी की नीतियों, अत्याचारों और धार्मिक हस्तक्षेप के खिलाफ 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर जैसे वीरों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। हालांकि ये विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन ये विद्रोह ये साबित कर गया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजों को डरा दिया। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और 1858 से भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। अब भारत में शुरू हुआ ब्रिटिश राज, यानी एक विदेशी सत्ता का सीधा नियंत्रण। इन्होंने शांति के नाम पर नियंत्रण, विकास के नाम पर शोषण और सुधार के नाम पर गुलामी की नई परतें बनाई। रेलवे, टेलीग्राफ, कानून और शिक्षा के माध्यम से उन्होंने भारत को एक मशीन जैसा बना दिया, जिसका चालक ब्रिटेन था और मेहनत करने वाले भारतीय। उधर दूसरी तरफ भारत में राजनीतिक चेतना का जन्म होने लगा।
1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में ये सुधारों की मांग कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये पार्टी जनता की आवाज बन गई। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने बताया कि अंग्रेज भारत से धन की निकासी कर रहे हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा अब लोगों की रगों में दौड़ने लगा था। फिर 1900 के दशक में क्रांतिकारी आंदोलन ने जोर पकड़ा और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों ने सीधा सवाल किया, क्या हम अंग्रेजों की दया पर जिंदा रहेंगे? हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, लेकिन इंकलाब की आग पूरे देश में फैला दी। फिर 1915 में गांधी जी के भारत आगमन के बाद आंदोलन को एक नया रास्ता मिला, सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, जिसमें अंग्रेजों की दरिंदगी ने देश को हिला दिया। 1920 में असहयोग आंदोलन, जिसमें लाखों भारतीयों ने सरकारी नौकरी, स्कूल, पदक सब त्याग दिए। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ, जब गांधी जी ने कहा नमक बनाना भी हमारा अधिकार है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जिसमें गांधी जी का स्पष्ट संदेश था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये अब सिर्फ आंदोलन नहीं, जन ज्वार बन चुका था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज खुद कमजोर पड़ गए। सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को सीधा सैन्य मोर्चे पर चुनौती दी। इधर नेहरू, पटेल और अन्य नेताओं ने राजनीतिक मोर्चे को और तेज किया। इधर देश में दंगे, हड़तालें, जेल भरने की रणनीति और उधर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। ब्रिटेन को समझ में आ गया था कि अब भारत को रोकना नामुमकिन है। 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत आज़ाद हो गया, लेकिन ये आज़ादी बंटवारे की आग में नहाई हुई थी। भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ और उसके साथ आया इतिहास का सबसे भयावह पलायन और सांप्रदायिक हिंसा। लाखों लोग बेघर हुए, लाखों मारे गए। गांधी जी का दिल टूट गया। भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन उसके दो टुकड़े हो गए। 15 अगस्त सिर्फ आज़ादी का दिन नहीं है, ये याद दिलाने का दिन है कि हमें ये आज़ादी विरासत में नहीं मिली, इसे लहू से सींचा गया। अब सवाल ये नहीं कि देश आज़ाद है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अपनी सोच, अपने कर्म और अपने कर्तव्यों से आज़ाद भारत के योग्य बन पाए हैं। क्योंकि असली आज़ादी वही है जब हर नागरिक न सिर्फ अपने हक को पहचाने, बल्कि अपनी जिम्मेदारी भी निभाए। इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।